नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की, जहां सचिवालय आज भी जनता के लिए बंद है। कोरोना काल में उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चालू है। विधानसभा का सत्र भी आयोजित हो गया, लेकिन इसी कोरोना संक्रमण के बहाने पिछले 1.5 महीने से राज्य का सचिवालय जनता के लिए बंद पड़ा है। अब परेशान जनता सवाल उठा रही है कि आखिर ब्यूरोक्रेसी के लिए क्यों कोई अलग नियम कायदे हैं। राज्य सचिवालय प्रशासनिक व्यवस्था में कंट्रोल रूम का काम करता है। यहाँ अपनी शिकायतों, अपनी फाइलों के फॉलोअप को लेकर पब्लिक का आना जाना भी लगा रहता है। लेकिन पिछले 3 सितंबर से कोरोना का नाम लेकर सचिवालय का गेट आम जनता के लिए बंद है। पास लेकर अंदर जाने की भी व्यवस्था सस्पेंड है। नतीजा, जरूरतमंद मारे मारे फिर रहे हैं। दूर दराज से यहाँ आने वाले लोग कुछ देर तक सचिवालय गेट पर सुरक्षा कर्मियों से झगड़ने के बाद निराश होकर वापस लौट रहे हैं। जाने नहीं दे रहे। मैं तो पहले गेट में गया, मैंने कहा डोबा जाएंगे तो उसके पास कार है। उन्होंने कहा यहाँ नहीं, वहाँ पास बना लो। आप यहाँ आए तो यहाँ पास ही नहीं दे रहे। अरे हमने इसलिए थोड़ी मांगा उत्तराखंड की हम पाबंदी रखो। हम यहाँ के नागरिक हैं, आधार कार्ड दे रहा हूँ, मैं नहीं मान रहे। आम आदमी के लिए अभी फिलहाल बंद है, क्योंकि उन्हीं की सुरक्षा के दृष्टिगत ये जो है बंद किया गया है। तो अभी पास से भी एंट्री नहीं है। अभी जो है पास से एंट्री नहीं हो रही है। अब जनता को हो रही परेशानी पर मंत्री और विधायक भी सवाल उठाने लगे हैं। सचिवालय के जो हमारे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि जो इतनी दूर से आता है कुछ अर्ज को लेकर के, और उसको अगर बाहर ही रखा जाए और इतना पैसा खर्च करके आता है, तो इसमें शीघ्र डिसीजन लेना चाहिए। विषय को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग बात करेंगे कि ताकि लोगों को परेशानी न हो, दिक्कत न हो, और अधिकारियों को भी सोचना चाहिए। सचिवालय में फिलहाल एक तरफा संवाद है। अफसरों की बात तो जनता तक पहुंचाई जा रही है, लेकिन जनता की बात अफसरों तक पहुंच ही नहीं रही है और दूर दराज से आने वाले लोग सिर्फ नेताओं को कोसते हैं। सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नवरात्र के मौके पर राज्य की 3 महिलाओं को राज्य मंत्री का दर्जा देकर एक तोहफा दिया है। पहली महिला है 3 तलाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष करने वाली काशीपुर निवासी सायरा बानो। सायरा बानो को महिला आयोग में उपाध्यक्ष प्रथम का दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने इसी 10 अक्टूबर को बीजेपी भी ज्वाइन की थी। रानीखेत निवासी ज्योति शाह को भी महिला आयोग में उपाध्यक्ष द्वितीय का दायित्व दिया गया है। बीजेपी में पूर्व में महिला मोर्चा में कई पदों पर रह चुकी ज्योति शाह वर्तमान में पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। तीसरे नंबर पर है चमोली की पुष्पा पासवान। गोपेश्वर से विधायक प्रतिनिधि पासवान को महिला आयोग में उपाध्यक्ष तृतीय बनाया गया है। पासवान पार्टी बैनर पर गोपेश्वर नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ी थी, लेकिन हार गई थी। महिला आयोग में उपाध्यक्ष के ये तीनों पद लंबे समय से खाली चल रहे थे। उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके साथ ही बीजेपी उत्तराखंड से किसको राज्यसभा भेजती है, इसको लेकर कयासों का दौर तेज हो गया। 25 नवंबर को सीट खाली हो रही है और इसके लिए 9 नवंबर को चुनाव होना है। 27 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है, यानी कि अगले 4 से 5 दिनों में प्रत्याशी का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी के अंदर संभावित उम्मीदवारों में पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, उत्तराखंड के प्रभारी रहे श्याम जाजू, हरियाणा में महामंत्री संगठन और उत्तराखंड निवासी सुरेश भट्ट, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय सचिव महेश पांडे, बीजेपी कार्य समिति के सदस्य शौर्य डोभाल और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनय गोयल का नाम चर्चाओं में है। हालांकि एमपी के नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी चर्चाओं में है। पार्लियामेंट बोर्ड तय करता है, वो हमारा प्रत्याशी होगा। और ठीक है कि अभी दावेदारी जहां तक मीडिया के माध्यम से जो सामने आई है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो दावेदारी सामने आई है, ऐसा कुछ नहीं है। उसी पे अगर हम लोग गौर फरमाएं। पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया मामले में पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को हाई कोर्ट ने अवमानना मामले में नोटिस जारी किया। कोर्ट ने पूरे मामले में 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के बकाया मामले में आदेश जारी कर 6 महीने के भीतर सुविधाओं का बकाया देने का आदेश दिया था। हालांकि बाद में राज्य सरकार एक एक्ट लेकर आई थी, जिसको हाई कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया था। उत्तराखंड कांग्रेस दिल्ली में हाईकमान से मिले 4 प्रोग्राम की तैयारी कर रही है। 31 अक्टूबर को किसान अधिकार दिवस, 5 नवंबर को महिला एवं दलित उत्पीड़न दिवस, 13 नवंबर को नेहरू जी के विचारों पर गोष्ठी और 14 नवंबर को स्पीक अप
फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अभियान चलाया जाएगा। चुनाव के 1.25 साल का वक्त जो है चुनाव में बचा हुआ है, लेकिन कांग्रेस का ध्यान राज्य के मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दों पर नजर आ रहा है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि मामला कांग्रेस का है, लेकिन सच ये है कि अंदरूनी कलह से परेशान कांग्रेस है और इसका असर उनके प्रोग्राम्स पर दिख रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने देश भर में कार्यक्रम दिए हैं आंदोलन के। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, इंदिरा जी का बलिदान दिवस है। इसको हम किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाएंगे, जो काला कानून पास हुआ है संसद से। अब यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की बात करते हैं। यहाँ छात्रों के लिए भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस की तैयारी चल रही है। अगर हम बात करें अगले सेशन से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में कॉलेजों में स्टूडेंट्स के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगाने की बात चल रही है। उच्च शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया है कि विभाग बच्चों की पढ़ाई के लिए करोड़ों रुपए हर साल खर्च कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स कॉलेज नहीं पहुंचते। पिछले साल 2300 बच्चों को 180 दिन की हाजिरी न होने की वजह से एग्जाम में बैठने नहीं दिया गया। अब टीचर्स के बाद स्टूडेंट्स के लिए बायोमेट्रिक मशीन कॉलेज में लगवाई जाएगी। अब कॉलेज प्रबंधन इस फैसले का समर्थन कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा शुरुआत है, अच्छी शुरुआत है सरकार की तरफ से। और ठीक है, बच्चा कॉलेज आएगा तो उसे एक जिम्मेदारी रहेगी कि मैंने अंगूठा लगा दिया, मुझे क्लास अटेंड करनी है। उन बच्चों के लिए ये ठीक है जो यहाँ के लोकल लाइट हैं, उनको आने में जैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो कभी भी जा सकते हैं, मतलब ना जितनी देर तक कॉलेजेस होगा। पर जो बच्चे आउट ऑफ देहरादून से आते हैं, जैसे हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, और भी बहुत सी जगह हो गई, तो उनको काफ़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि उनका जो बस का टाइमिंग, वो जिस भी व्हीकल से आते हैं वो टाइमिंग उनका बना रहता है। अब यह है कि जो बच्चे हमारे कॉलेजों में आ रहे हैं, उन बच्चों से सरकार अब ये निवेदन करने वाली है, कोविड जैसे ख़त्म होता है, कि 180 दिन उनको क्लासरूम में आना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि ये बड़ा चैलेंज है हमारे लिए कि बच्चे क्लासरूम में जरूर आएँ। केंद्र और राज्य सरकार के एजेंडे पर किसान हैं। कृषि मंत्री का कहना है कि 17 साल में जो नहीं हुआ वो 2017 के बाद हुआ, पर इसके बाद भी पहाड़ में किसान की इनकम डबल करने का काम आसान नहीं रहा है। साल 2017 में त्रिवेंद्र सरकार ने संकल्प लिया कि किसान की आय 2022 तक दुगनी होगी। इसी प्लान पर किसानों को सस्ते लोन से लेकर सब्सिडी की सौगात दी गई। इस बात का फायदा मैदान के किसान को तो मिला, लेकिन पहाड़ में किसान को काम से जोड़ना आसान नहीं है। ऐसे में डबल इनकम के लिए कृषि विभाग को डबल दम दिखाना होगा, ताकि पहाड़ का किसान भी खुशहाल हो सके। जहाँ पहले एक पेड़ पर अगर 200 क्विंटल फल आता था, तो उसको हम 2 गुना 3 गुना वाली वैरायटीज ला रहे हैं। और फार्म पर सारी एक्टिविटीज़ को कन्वर्जेंस करने की ज़रूरत है। वहाँ मत्स्य पालन भी हो, वहाँ पशुपालन भी हो, वहाँ मधुमक्खी और शहद का भी पालन हो। पहाड़ में खेती आसान नहीं है, इसीलिए सरकार का जोर भेड़, बकरी, मधुमक्खी, मछली पालन के साथ किसान को जोड़ने की है। कृषि मंत्री की माने तो खेती में काम भी हुआ है, उत्पादन भी बढ़ा है और अच्छे रिजल्ट पर पुरस्कार भी मिला है। जैसे हम लोगों ने टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, इनपुट सपोर्ट और सब्सिडीज को बढ़ाना, तब कई चीज, जैसे आपने देखा कि सीड पर हमने सब्सिडी बढ़ा करके 75% कर दी। इसके साथ साथ एंटी हेल नेट्स हैं, फर्टिलाइजर्स है, इन तमाम चीजों में सब्सिडीज को बढ़ाने का काम किया। किसानों को 0% ब्याज पर लोन दिया जा रहा है। केंद्र की तमाम योजनाओं से पहाड़ में खेतों को आबाद करने की बात हो रही है, पर बावजूद इसके पहाड़ों में छोटे खेतों के साथ इनकम डबल करने की चुनौती विभाग के लिए आसान नहीं है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। रुद्रप्रयाग व टिहरी जिले के सीमांत गांव की बात करेंगे। काश्तकारों की तकदीर रिलायंस फाउंडेशन की मदद से बदलने और चमकने लगी है। जिले के कई गांव में किसान रिलायंस फाउंडेशन के साथ सरकारी विभागों की योजनाओं की मदद से काश्तकार सब्जी, फल व फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी कर अच्छी खासी आमदनी कमाने लगे हैं। वहीं अब टिहरी जिले के सीमावर्ती गांव भी रिलायंस फाउंडेशन की मदद से रुद्रप्रयाग के काश्तकारों के नक्शे कदम पर चलने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए टिहरी जिले के सीमावर्ती गांव होल्टा, तितराना के कई महिला स्वयं सहायता समूहों को रुद्रप्रयाग के थुयेली, कमेडा में क्षमता विकास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रिलायंस फाउंडेशन ने हमारा सहयोग दिया। इसमें हमने पहली बार में 20-25 हज़ार की सब्जी बेच दी मार्केट में, और अभी फिर से उन्होंने हमें दोबारा बेच दिया।
एक रिलायंस फाउंडेशन की मदद से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, मनरेगा से 3.5 लाख रुपए का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया गया और भी एनआरएलएम की। कुमाऊं विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में हुए बिलों के फर्जीवाड़े में हाईकोर्ट ने ऑडिट टीम से 1 महीने के भीतर रिपोर्ट मांगी। विश्वविद्यालय ने कोर्ट में कहा है कि ऑडिट एक्ट 2012 के सेक्शन 9 के तहत क्या कार्रवाई होनी है उसके लिए कमेटी बनाई है और इसके लिए अनुमति सरकार से ली जा रही है। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि वो बुधवार तक अपनी अनुमति दे दें और कोर्ट में बताएं कि क्या कार्रवाई की जा रही है। न्यूज 18 ने कुमाऊं विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में फर्जीवाड़े को उजागर करती खबर दिखाई थी, जिसमें 5 लाख के बिल को 23 लाख का बनाकर विश्वविद्यालय पर पेमेंट का दबाव डाला गया। रामनगर के बंबा घेर में पारिवारिक विवाद में भाई ने बहन को चाकू से जख्मी कर दिया। बहन को नाजुक हालत में अस्पताल में हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया और पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। बंबा घेर में एक परिवार रहता है जहां बहन भाई के बीच विवाद हुआ था, जिसमें भाई ने बहन के ऊपर चाकू से वार किया है, जिसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे उधर रामनगर के पटरानी में अम्पोखरा रेंज में 2 दिन से लापता व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जंगल से शव मिलने की खबर पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारी इसे हाथी के हमले में हुई मौत मान रहे हैं। घटना के बाद से ग्रामीणों में डर बना हुआ है। ग्रामीण गांव की सोलर फेंसिंग की मांग कर रहे हैं। आज सुबह इनकी बॉडी मिली है। वहाँ पर स्पॉट पर देखने से लगा है कि किसी जंगली जानवर या हाथी के चांसेस ज़्यादा हैं, उसने इनको मारा होगा। इनकी डेथ हो गई। पिथौरागढ़ शहर से सटे इलाके में गुलदार का आतंक मचा हुआ है, जिससे वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विभाग से नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने डीएफओ ऑफिस में धरना दिया। कांग्रेसियों का आरोप है कि गुलदार को पकड़ने में विभाग पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा है। खामियाजा लोगों को अपनी जिंदगी देकर चुकानी पड़ रही है। मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ धरने पर बैठे हैं, वो जिम्मेदारी यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की थी, पर वो आज अपनी कुर्सी में बैठकर, अपने घरों में बैठकर डीएफओ पिथौरागढ़ की पीठ थपथपा रहे हैं और जनता के दुख का माहौल उड़ा रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। गंग नहर हर साल साफ सफाई के लिए दशहरा से लेकर दीपावली तक बंद की जाती है और हरिद्वार से लेकर नारसन बॉर्डर तक करीब 40 किलोमीटर तक यूपी और उत्तराखंड सिंचाई विभाग की देखरेख में करोड़ों की लागत से सफाई की जाती है, लेकिन नहर में साफ सफाई की बजाय खनन माफिया भारी मात्रा में खनन कर रहे हैं। मामले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का कहना है कि गंग नहर में खनन की कोई अनुमति नहीं दी जाती है, वो सिर्फ साफ सफाई के लिए बंद की जाती है। फिलहाल संबंधित विभाग से बातचीत की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। 2 दिवसीय चंपावत दौरे पर पहुंची राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने महिला समूह से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने महिलाओं के हाथ से बनी सामग्री की तारीफ की। लोहाघाट मैवती की खूबसूरती देख चंपावत को उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत जगह कहा उन्होंने। अभी जो और कई योजनाओं के बारे में मुझे बताया, अगर वो भी लागू हो जाए तो मैं समझती हूँ कि पूरे उत्तराखंड में सबसे उन्नत जो जिला है वो चंपावत होगा। और अब स्वास्थ्य मंत्रालय एवं नीति आयोग के साथ न्यूज 18 आपसे कहना चाहता है जरूरी बात, और वो है मास्क पहनना। लेकिन मास्क पहनने से भी पहले जरूरी है हाथों को अच्छी तरह साबुन से और पानी से धोना। मास्क को इस तरह से पहनना कि हमारे नाक और मुंह पूरी तरह से ढक जाएं, चेहरे और मास्क के बीच कोई गैप ना रहे। ध्यान रहे, हमें मास्क लगाने के बाद उसके आगे के हिस्से को बिल्कुल नहीं छूना है और सिंगल यूज मास्क को जितना जल्दी हो नष्ट कर नया मास्क पहनना है। और हाँ, मास्क हरदम पीछे से ही पकड़कर उतारना है, आगे से नहीं छूना है। खबर बाजपुर से है, जहां रविवार की सुबह 3 बजे बस पलट गई थी। बस पलटने का यह वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सुल्तानपुर पट्टी में उस वक्त यह हादसा हुआ जब जालंधर से बनबसा ये बस जा रही थी।
एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।